हेलो एवरीवन, नमस्कार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। हमने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कला के तत्व, जिसमें हमने आपसे चर्चा की थी, रंग के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं और लास्ट क्लास में की थी रेखा के बारे में। अगला हमारा इसी में तत्व है रूप या आकृति। तो आप हेडिंग डालेंगे रूप या आकृति, इसे रूप भी बोलते हैं या फिर आकृति भी। तो ये टॉपिक है आपका रूप या आकृति। तो ये जो रूप या आकृति है, रूप किसे बोलते हैं? किसी भी वस्तु की बनावट को क्या बोलते हैं? रूप कहते हैं। जैसे ये वस्तु है, इसकी ये जो बनावट है ये क्या है? इससे हमें पता चल रहा है ये डस्टर है, तो ये इसकी जो बनावट है यही इसका रूप है। इसे नोट कीजिए। किसी वस्तु की बनावट को रूप कहते हैं। किसी वस्तु की बनावट को क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। अब रूप या आकृति को प्रमाण के आधार पर इसके 5 भेद स्वीकार किए गए। प्रमाण के आधार पर लिखिए, प्रमाण के आधार पर रूप या आकृति के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। अब ये जो 5 भेद हैं उन्हें नोट कीजिए आप। पहला भेद है बाल, कुमार, अगला असुर, और फिर है मानव, लास्ट है राक्षस। तो ये हो गए 5 स्वरूप इसके 5 भेद है। तो बाल को 5 ताल में विभाजित किया गया है, कुमार को 8 ताल में, असुर को 12 ताल में, यहीं पे मानव को 10 ताल में, और राक्षस को किया गया है 16 ताल में। इसी में आप नोट करेंगे कि ताल है क्या? एक सिर के बराबर का भाग या फिर 12 अंगुल के बराबर भाग का 12 अंगुल के बराबर जो होता है वो एक ताल होती है। तो आप लिखिए एक सिर के बराबर या 12 अंगुल के बराबर एक ताल होती है। अब यहां आप देखेंगे कि इसमें से जो क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि पूछ लिया जाता है प्रमाण के आधार पर रूप के कितने भाग हैं, तो आप कितने बताएंगे? 5 भाग हैं। और ये भी पूछा जाता है कि जैसे पहला भाग है बाल, तो बाल में कितने ताल हैं, तो आप बताएंगे बाल जो प्रमाण के आधार पर जो बाल स्वरूप है उसके जो भाग हैं वो है 5 ताल है उसमें। कुमार स्वरूप में 8 ताल है, यहीं पे बात करें। असुर के स्वरूप में 12 ताल और मानव स्वरूप में 10, राक्षस में 16 ताल। अलग अलग पूछा जा सकता है आपको कि राक्षस का जो स्वरूप है उसमें कितनी ताल है, तो आप बताएंगे 16 ताल में, क्योंकि एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट फिर हम आपको बताएंगे। यहीं पे आप नोट करेंगे कि आदि काल से मानव रूप के माध्यम से अपनी
भावनाओं को व्यक्त करते हुए आ रहा है। व्यक्त करते हुए आ रहा है। आदिकाल से जो मानव है रूप के माध्यम से अपनी भावनाओं को मतलब बताता है वो। तो इसी में आएगा संसार को देखने पर, संसार को देखने पर उसके मन में कई तरह के रूप बनते हैं। उसके मन में कई तरह के रूप बनते हैं और इन्हीं रूपों को दो भागों में बांटा गया है। जो उसके मन में जो रूप बनते हैं इन रूपों को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है प्रत्यक्ष रूप। पहला भाग क्या है? प्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष रूप। यही आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप क्या होता है। मूर्त रूप या यथार्थ रूप। मूर्त रूप जो साक्षात जिसको देख सकते हैं, तो ये हो गया मूर्त रूप या यथार्थ रूप या यथार्थ रूप। अप्रत्यक्ष रूप इसे बोलते हैं अमूर्त रूप, मतलब कि जिसको हम इमेजिन करते हैं, तो वो होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप। इसको अमूर्त रूप भी बोलते हैं, अमूर्त रूप। तो ये हो गया आपका कि जो मानव अपने मस्तिष्क में बनाता है, जो सोचता है कि कैसे कैसे उसके दिमाग में चलती हैं, भावनाओं को व्यक्त करता है, उसके मन में फिर संसार को देख के जो रूप बनते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप। यही आप नोट करेंगे कि चित्र में जो स्वरूप बनते हैं, किसी भी चित्र में दो प्रकार के रूपों का संयोजन किया जाता है। तो वो दो रूप कौन से होते हैं उन्हें आप नोट करेंगे। किसी भी चित्र में दो प्रकार के रूपों का संयोजन किया जाता है। अब ये दो रूप हैं, सक्रिय रूप, सक्रिय रूप, और अगला है सहायक रूप। दो रूप बनते हैं किसी भी चित्र में, सक्रिय रूप और सहायक रूप। अब बात करते हैं सक्रिय रूप क्या होता है। सक्रिय रूप बोलते हैं जिस पर दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम बनती है, और ये चित्र के मुख्य भाग में ये सक्रिय रूप जो होता है बना होता है, और ये स्पष्ट होता है और बड़ा दिखाई देता है। तो इसे आप नोट कीजिए कि सक्रिय रूप होता कौन सा है। यह चित्र के मुख्य भाग में बना होता है, तथा दर्शक की दृष्टि इस पर सर्वप्रथम पड़ती है, इस पर सर्वप्रथम पड़ती है। और ये जो रूप होता है
यह रूप स्पष्ट एवं बड़ा होता है। स्पष्ट एवं बड़ा होता है। सक्रिय रूप जो होता है स्पष्ट एवं बड़ा रूप होता है। तो इसे नोट कीजिए। अगला बताएंगे सहायक रूप के बारे में। सहायक रूप, हेडिंग डालिए सहायक रूप। यह मुख्य चित्र की, ये जो होता है ये मुख्य चित्र की सुंदरता बढ़ाने में सहायक होता है। सुंदरता बढ़ाने में सहायक होता है। ये मुख्य चित्र की सुंदरता बढ़ाने में सहायक होता है। और यह दिखने में कैसा होता है? यह छोटा होता है। सहायक रूप होता है, यह छोटा होता है और ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये स्पष्ट भी नहीं दिखाई देता है और ये चित्र के पृष्ठ भाग में बना होता है। यह चित्र के पृष्ठ भाग में बना होता है। यह चित्र के पृष्ठ भाग में बना होता है और स्पष्ट भी दिखाई नहीं देता, और स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। नोट कीजिए इसे। अगली आपकी जो हेडिंग होगी, ये आपकी हेडिंग है आकृति और रूप का मन पर प्रभाव और अर्थ। हेडिंग डालिए आकृति या रूप का मन पर प्रभाव या अर्थ। मन पर प्रभाव और इसका अर्थ। तो इसमें देखिए क्षैतिज दिशा में बना आयत। तो क्षैतिज दिशा में बना आयत होता है ये। तो ये जो क्षैतिज दिशा में बना आयत है, यह रूप या आकृति में स्थिरता और शांति के भाव को प्रकट करता है। तो लिखिए यह रूप अथवा आकृति शांति अथवा स्थिरता, शांति अथवा स्थिरता के भाव को उत्पन्न करता है। यहीं पर बात करेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में बना आयत। ऊर्ध्वाधर दिशा में बना आयत होता है ऐसे, ये होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में बना आयत। यह जो होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में बना जो आयत है, ये दृढ़ता के भाव को प्रकट करता है। ये दृढ़ता के भाव को प्रकट करता है। नेक्स्ट लिखेंगे दिशा में बना हुआ वर्ग। नेक्स्ट आप डालिए हेडिंग
क्षैतिज दिशा में बना वर्ग। क्षैतिज का सिर्फ इसे डालिए कि दिशा में बना हुआ वर्ग। इसका मन पर प्रभाव, ये होता है दिशा में बना हुआ वर्ग। तो इससे क्या होता है, इससे स्थिरता और दृढ़ता का भाव उत्पन्न होता है। तो लिखिए, इससे स्थिरता और दृढ़ता का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे त्रिभुज। नेक्स्ट हेडिंग है त्रिभुज। तो जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज ये पौरुष का प्रतीक होता है। त्रिभुज क्या होता है, पौरुष का प्रतीक होता है। पौरुष का प्रतीक होता है। यह ऊंचाई तथा ऊर्ध्वाधर, ऊंचाई तथा ऊर्ध्वाधर के भाव को उत्पन्न करता है। यहीं पे बात करेंगे उल्टा त्रिभुज की। उल्टा त्रिभुज, तो ये हो गया उल्टा त्रिभुज। जो उल्टा त्रिभुज होता है यह चित्र में नारीत्व एवं अधोमुखी के भाव को उत्पन्न करता है। यह चित्र में नारीत्व एवं अधोमुखी के भाव को उत्पन्न करता है। यहीं पे आप नोट करेंगे अंडाकार आकृति। कैसी? अंडाकार आकृति, जो कि लावण्य एवं सुंदरता के भाव को उत्पन्न करती है। अंडाकार आकृति, ये होती है अंडाकार आकृति। ये लावण्य, लावण्य मतलब सुंदरता, तो ब्रैकेट में लिखिए सुंदरता। लावण्य या सुंदरता के भाव को प्रकट करती है। नेक्स्ट आएगा इसी में वृत्ताकार। वृत्ताकार आकृति लिखिए। नेक्स्ट है वृत्ताकार आकृति। तो ये होती है वृत्ताकार आकृति। तो ये जो वृत्ताकार आकृति होती है ये पूर्णता के भाव को उत्पन्न करती है। तो नोट कीजिए, पूर्णता के, ये पूर्णता के भाव को उत्पन्न करती है। इसमें आ गया ये पूर्णता के भाव को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आप डालेंगे टेढ़े मेढ़े रूप। टेढ़े मेढ़े रूप, तो टेढ़े मेढ़े रूप हो गए ऐसे। तो ये हो गए टेढ़े मेढ़े रूप। तो इसमें आप नोट करेंगे ये अनिश्चितता, अनिश्चितता, चंचलता, चंचलता तथा आकुलता के भाव को उत्पन्न करती है। आकुलता के भाव को, आकुलता के भाव को उत्पन्न
करती है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कटे फटे रूप। ये हमारी लास्ट हेडिंग है, कटे फटे रूप, जो कि संघर्षपूर्ण स्थिति को व्यक्त करती है। देखिए, ये संघर्षपूर्ण स्थिति को व्यक्त करती है। तो ये हो गए आपके रूप या आकृति के मन पर प्रभाव। ठीक है, तो ये रूप या आकृति के आपके मन पर प्रभाव है। तो हम आपको बताए थे लास्ट क्लास में, आपको रेखा के बारे में बताए थे हम आपको, और रंग के बारे में बताए थे। कला के 6 तत्व हैं, रेखा, रंग, आकृति, तान, बयन, है ना, पोत, अंतराल। तो ये सभी जो है इसके ये सभी कला के तत्व हैं, जिसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट तत्व हैं आपके रेखा और अंतराल है। तो आपके कौन से तत्व हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट तत्व 2 हैं, रेखा और अंतराल। तो इसी में से एग्जाम में आएगा सबसे ज्यादा रेखा और रेखा अंतराल नहीं, रेखा और रंग के बारे में सबसे ज्यादा आएगा। तो अब आप ना इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट कीजिए। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर हम आपसे मिलते हैं। और जो भी आपको कोई भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।